आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स एंड एक्सप्लेन प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो ये किसी भी तरह आ सकता है आपका क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से भी आ सकता है। एक्सप्लेन प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ इट्स असेसमेंट। ठीक है, और भी आ सकता है ये, अगर आपका जो प्रोजेक्टिव मेथड है जहाँ पर भी लिखा आ जाता है प्रोजेक्टिव और मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, तो वहाँ पर आप ये मेथड्स यूज़ करोगे। ठीक है बेटा, ये मेथड्स हैं, विधियाँ हैं कि हम पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी किस आधार पर कैसी किसकी पर्सनैलिटी है हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमारी कुछ विधियाँ हैं, इन विधियों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, ये पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड होता है आपका, कि आपके जिन मतलब कहने का मतलब जिसके द्वारा किसी वस्तु, अनुभवों, विचारों और आकांक्षाओं के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंदर हम जब क्या करते हैं उनको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है इसका कि प्रोजेक्शन का अर्थ क्या है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने दमित जो अंदर की इच्छाएं होती हैं उनको उन व्यक्तियों या क्या करते हैं पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करवाना। अब मान लीजिए जो दूसरा व्यक्ति है, अब किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाना है तो दूसरा व्यक्ति विधियों द्वारा, कुछ मेथड्स के द्वारा उसकी पर्सनैलिटी को पता लगाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है जो प्रोजेक्टिव मेथड है, इसमें प्रक्षेपण विधियाँ क्या होती है, व्यक्ति की छुपी हुई इच्छाओं का पता लगाती हैं अंदर की। अब हमारे अंदर क्या इच्छाएं हैं क्या नहीं हैं किसी को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, विधियां हैं जिससे हमें उन दमित इच्छाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इन विधियों द्वारा व्यक्ति के जो अचेतन मन है, अंदर का मन जो व्यवहार होता है अंदर का, उसके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें मेन क्या किया जाता है, आपका व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो पूर्ण मूल्यांकन है वो इसमें किया जाता है। अब हम किसी का मूल्यांकन करेंगे, अब मान लीजिए मैं आपका कोई टेस्ट लूँगी, मुझे क्या पता किस किस बच्चे को क्वेश्चन आता है या नहीं, किसके द्वारा करूँगी, मैं टेस्ट द्वारा आपका मूल्यांकन करूँगी। जिसने टेस्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे ने, उसको इसका मतलब आता है, जिसने नहीं लिखा उसको नहीं आता। तो इस तरह से आपका मूल्यांकन हो गया। ऐसे ही इसमें व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की भविष्यवाणी है वो इससे हम कर सकते हैं विधियों के द्वारा। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस जो मेथड्स हम बात करेंगे वो सबसे विश्वसनीय और वैध हैं, वैलिड मेथड है। ठीक है बेटा, तो इनका मेथड्स का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगाने में। ठीक है, लेकिन इन विधियों में कई बार दोष भी हमारे बहुत होते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, कौन सी विधियों में, जो ये प्रोजेक्शन मेथड है, और इसमें क्या होता है विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। कई बार हमें विशेषज्ञ नहीं मिल पाते तो इसलिए इनको हमें मुश्किल हो जाता है सबकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करने। छोटे बच्चों के लिए ये सही नहीं है पर्सनैलिटी जो ये टेस्ट्स हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की पर्सनैलिटी का इससे हम ज़्यादा पता नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, और क्या है इसमें कि जो इन परीक्षणों के लिए जो कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वही बात हो गया एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं होते। तो अब हम विधियां करेंगे। सबसे पहले आपकी आती है रोशा इंक ब्लॉक मेथड, जिसको हम कहेंगे रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण या रोशा का इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंक का मतलब क्या होता है स्याही। ठीक है, जिसमें हम स्याही का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका परीक्षण किसने किया था, रोशा ने किया था, इसलिए इसको हरमन रोशा ने किया था, इसलिए इसको रोशा परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण में क्या किया जाता है, मानसिक रूप से ये असामान्य लोगों के साथ किया गया अनुभव है। असामान्य जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये टेस्ट किया गया है मोस्टली। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही कि सामान्य लोगों से वो थोड़ा भिन्न होते हैं जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल थोड़ा नॉर्मल बच्चों से डाउन होता है। तो इस परीक्षण में क्या किया गया, सबसे पहले इसमें 10 कार्डों का यूज़ किया गया। 10 कार्ड यूज़ में लिए गए। ठीक है, तो इन कार्डों पर क्या था, स्याही के धब्बों की बनी हुई आकृतियाँ थी। ठीक है,
5 कार्ड बिल्कुल जो काले रंग की आकृतियाँ जिन पर बनी हुई थी, ठीक है। 5 कार्ड ऐसे थे जिन पर काले रंग की आकृतियाँ थी, 2 पर काले और लाल रंग की आकृतियाँ थी, और जो 3 बच गए उन कार्डों पर अलग अलग रंग, बहुरंग, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रंगों की आकृतियाँ थी, ठीक है। तो ये 10 कार्ड पूरे हो गए। इन सभी आकृतियों का क्या था, कोई विशेष अर्थ नहीं था, ठीक है। इनमें सिर्फ हमें आकृतियों से हमें कुछ देखना था कि इसमें कौन सा नंबर प्रतीत होता है और क्या दिखाई देता है, ठीक है। वैसे जो आकृतियाँ इसमें दी गई थी उसका कोई विशेष अर्थ नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जिसका टेस्ट लिया गया पर्सनैलिटी के लिए, उनको ये धीरे धीरे करके 1 बाय 1 ये कार्ड दिए गए, और उस कार्ड पर बनी आकृतियों के जो भी नंबर उनको नज़र आया उनसे वो पूछा गया, ठीक है, कि वो इस आकृतियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए व्यक्ति जितना समय लेना चाहता था वो ले सकता था, वो उलट पलट करके जैसे भी इन कार्डों को देख सकता था। तो इस प्रकार इन कार्डों के द्वारा उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते थे। सबसे पहले विधि ये थी, ठीक है बेटा। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति अंदर से परेशान होता है, ठीक है, टेंशन में होता है, तो हम कई बार अपनी जो सही अंदर की फीलिंग है वो नहीं बता पाते, तो ये दोष है इसका, ठीक है। और क्या है कि व्यक्ति से कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति के विचार कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, व्यक्ति उस बारे में बात करना शुरू कर देता है और उस बारे में इन कार्डों में जो आकृतियाँ उसको दिखाई दे रही थी उन बारे में लिखना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपसेट होते हैं, हमारा माइंड कहीं डिप्रेस होता है, तो हम सही जो व्यूज़ हैं अपने वो भी नहीं दे पाते, ठीक है बेटा। ये तो थी आपकी फर्स्ट मेथड। उसके बाद है आपका थीमेटिक एपर्सेप्शन मेथड। इसमें क्या था, इसका जो निर्माण करता था वो मार्गन तथा मुर्रे, इन दोनों ने किया। इसमें भी क्या था, इस टेस्ट में 30 चित्र होते हैं, 30 पिक्चर्स होती हैं, जिसमें से 10 पुरुषों की होती है, 10 स्त्रियों की होती है, और जो 10 बची है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनैलिटी का जब टेस्ट दिया जाता है उनको 20 चित्र दिखाए जाते हैं, 20 चित्र, और ये चित्र क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। मतलब जैसे स्पष्ट रूप से कोई पिक्चर हमें दिखाई दे जिसमें कोई एनिमल बना होता है, कोई पर्सन बना होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर वे से नहीं बने हुए थे, ये अस्पष्ट थे, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। तो इनमें प्रत्येक चित्र पर कहानी लिखने को कहा गया, जिसका हमने पर्सनैलिटी टेस्ट लेना था, और उस कहानी के आधार पर ही व्यक्ति की मौलिक कल्पना हमने देखी कि उसके अंदर इस कल्पना शक्ति को, उसका परीक्षण हम उसके आधार पर हमने किया, ठीक है। तो व्यक्ति को क्या करना था, निश्चित समय में अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उनको कहानी लिखनी थी इस चित्र को देखकर, ठीक है बेटा। जैसे जिसको लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो कहानी लिख दी। तो ठीक है, इसमें मेन क्या था, कहानी में दी गई विषय वस्तु के आधार पर हमने उसको बताना था कि इसका मुख्य पात्र क्या था, ठीक है, कहानी का, उसका परिणाम क्या दिखाया लास्ट में, उसके लिए जो मुख्य पात्र थी उसके लिए क्या क्या जो नीड्स थी, ज़रूरत थी। तो ये सभी हम कहानी के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि जो आपकी जिसका टेस्ट लिया गया उसने कहानी किस आधार पर और कैसे लिखी, ठीक है बेटा। ऐसा तो नहीं हम सेम लिखेंगे, मैं कुछ और लिखूंगी, आप कुछ और लिखोगे, आप कुछ और लिखोगे। तो ये था आपका टेस्ट। उसके बाद हमारा थर्ड आता है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट ऑफ CAT, ठीक है, इसको चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें भी क्या किया गया, ये परीक्षण बच्चों के लिए किया गया, बच्चों का 3 से जो 11 वर्ष के बच्चों की आयु थी उनके ऊपर ये पर्सनैलिटी टेस्ट किया गया, ठीक है। इसमें भी बच्चों को क्या दिया गया, कार्ड दिए गए, ठीक है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जो बच्चों को एक एक करके दिए जाते हैं, और उनकी बच्चा अपनी भावनाओं को, अपनी रुचियों को, अपनी इच्छाओं को उस कार्डों के अकॉर्डिंग प्रदर्शन करता है कहानियाँ लिखकर, ठीक है बेटा। तो उन्हीं कार्डों के अकॉर्डिंग बच्चा कहानियाँ लिखता है। तो बच्चा इस कार्य को बड़े शौक़ से करता है, और इनको कहानी का जो मेन विश्लेषण है वो किस बात पर किया जाता है, कहानी के नायक का व्यक्तित्व कैसा है,
कहानी की भाषा शैली कैसी है जो बच्चे ने लिखी है। ठीक है बेटा, बच्चे ने कहानी में क्या प्रदर्शन किया है, चिंता जताई है, परेशानी जताई है, क्या जताया है, और जो कहानी है उसका जो अंत किया है वो सुखद है या दुखद। तो इस आधार पर बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है, हम जो कहानी है जैसे मूवीज़ होती हैं हमारी, उसमें क्या होता है, जो मूवीज़ की कहानी होती है इंटरेस्टेड होती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार लास्ट क्या होता है उसका दुखद अंत होता है, जिसमें हमें फील होता है कि बड़ा मतलब ये इसकी डेथ हो गई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। लेकिन ऐसी ही कहानियों के अकॉर्डिंग ही बच्चे की जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लेक्शन टेस्ट। इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण, कि इसमें क्या है, एक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति को अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है और इस वाक्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी विषय वस्तु का प्रयोग करता है। जैसे काश, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम कहते हैं ना काश ऐसा होता। ठीक है, ज़िंदगी अच्छी चलती, जो भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो अपनी हम विषय वस्तु के अकॉर्डिंग उसको प्रयोग करते हैं। ये टेस्ट इस आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे परंतु जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, वाक्यों का विश्लेषण करके व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब सब क्या करेंगे, कई बार काश मिलते जुलते भी होते हैं सबके वर्ड्स की सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सबके किसी के अलग अलग भी होते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर जो व्यक्ति जैसा लिखता है उनके आधार पर उनकी पर्सनैलिटी बताई जाती है। नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, 50 से 100 तक चुने हुए शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, तो उनके आधार पर इन शब्दों को, कहने का मतलब है जो सुनने के तत्काल बाद जो शब्द उसके मन में आता है जिसका हम टेस्ट लेते हैं वो बोल देता है। ठीक है, 50 से जो 100 शब्द हमने याद किए थे, तो ये बोले हुए जो शब्द हैं वो ठीक है या गलत है, वो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के चेहरे पर हम उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस बच्चे ने कौन से वर्ड सही हैं, कौन से जो भी बोलता है वो सही बोलता है, गलत बोलता है। उसके आधार पर उसके मानसिक तनाव का हम पता लगा सकते हैं। मानसिक तनाव क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, तो इसके द्वारा हम झूठ का भी पता लगा सकते हैं कि जिसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जा रहा है वो झूठ बोल रहा है या नहीं। ठीक है, क्या होता है इसमें 50 से 100 शब्द वो हमें याद करने होते हैं, फिर वो जब बोलवाए जाते हैं हमारे से उसके आधार पर हम निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्री एसोसिएशन टेस्ट, मुक्त साहचर्य परीक्षण। तो इस विधि में व्यक्ति से क्या कहा जाता है कि जो उसके मन में जो भी कुछ भी आता है वो उसको स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकता है। जैसे हम पूछ लेते हैं आपको क्या टेंशन है, किसी से भी पूछ लेते हैं, तो व्यक्ति अपने अंदर जो भी छुपी हुई बातें होती हैं, मन में जो कुछ भी होता है वो हमें बता देता है फ्री होके। तो उसकी इस स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति है एक्सपर्ट द्वारा की जाती है मानसिक निराशा और तनाव के कारणों का पता लगाने के लिए। एक्सपर्ट कौन होगा, जैसे साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं। जब हम किसी डिप्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं, हम डॉक्टर्स को फ्री होके, क्योंकि डॉक्टर से कहते हैं ना कभी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, तभी वो इलाज सही करेगा। अगर हम छुपाएंगे तो वो इलाज कैसे करेगा। तो अपने मन की जो बातें हैं फ्री होके उनको बता देनी चाहिए, ताकि वो जो हमारी मानसिक तनाव है, हमारा स्ट्रेस है, उसका वो सही पता लगा सके। ठीक है, तो ये भी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि हम दूसरे की जो अंदर की इच्छा है, उनकी अंदर की स्वतंत्रता, मन की जो उनके अंदर के भाव हैं वो हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग। ये एक नया आपका विधि है प्रक्षेपण कि इसमें जो हम लिखते हैं उसके आधार पर पता लगाना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब हमारे कई लोग क्या करते हैं, कोई जिनको लकीरें की देखनी आती हैं वो हाथ की लकीरों को देख के किस्मत बता देती हैं, हम ऐसा मानते हैं ना। तो इसमें भी ऐसा है कि जो आपकी हैंड राइटिंग है, जो हस्तलेख बोलते हैं जिसको, उसकी विशेषताओं को देखकर व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ शब्दों के आधार पर ही। जैसा अब किसी की भी राइटिंग किसी से सेम नहीं मिलती ना, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। तो उन अक्षरों का स्थान कैसे लिखे हैं, कैसे वो झुके हुए हैं, कैसे उन शब्दों में
दबाव डाला गया है, कैसे अक्षरों को उभारा गया है, कैसे आपका जैसे ई की मात्रा कैसे डाली गई है, ऊ की मात्रा कैसे डाली गई है, ये सभी इसमें काउंट किया जाता है। और अक्षरों की जो बनावट है इससे हम पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं कि लिखने वाला पुरुष है या नारी, या जवान है या बूढ़ा, तो वो अक्षरों के आधार पर ही हम पता लगाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लेक्शन टेस्ट। ठीक है, कहानी कहने और कहानी का परीक्षा। इसमें क्या किया जाता है, खेल द्वारा, नाटक में भाग लेकर हम व्यक्तित्व के जो पर्सनैलिटी है उसको पहचानते हैं। ठीक है, जैसे नाटक में पार्टिसिपेट में हम किसी भी पात्र की भूमिका निभाते हैं, पात्रों के प्रति व्यक्ति की भावनाओं आदि उनके जो व्यक्तित्व के गुणों हैं उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, अब जैसे हमारे रामायण महाभारत इसमें जो करैक्टर हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि यही रियल करैक्टर हैं, ऐसा ही लगता है ना। तो पात्रों के जो वो बनते हैं, पात्र जिसके भी अकॉर्डिंग बनते हैं, वो नाटक करते हैं, खेल के प्रति नाटक होता है, जो भी नाटक होता है वो जो करैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसके आधार पर हम पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं। तो ये सब बेटा विधियाँ थी जिसके आधार पर हम जो बच्चे की है या बड़ों की, बच्चों की तो सिर्फ एक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने पता किया है, बाकी सब बड़ों की टेस्ट की हम पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जी, आप दोबारा इसको एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अब आप सभी का सिलेबस ख़त्म हो गया, अब हम रिविज़न करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।